हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है साइंस का, एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका हम ये पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बच्चों डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देख ली थी, उसके बाद हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल स्टडी किया, देन वी स्टडीड अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसका जो बोर का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का सॉरी, और अब हम देखेंगे क्या है बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो देखने जा रहे हैं हम। ठीक, सो क्वेश्चन हमारा 4 क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट मॉडल जो है एटॉमिक, डिस्क्राइब बोर्स एटॉमिक मॉडल, पूरा नाम है नील्स बोर। ठीक, एंड व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स, 9th क्लास में भी आप ये पढ़ चुके हो। ओके, तो बच्चों रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका जो मेजर ड्रॉबैक था वो क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वो गोल गोल ऑर्बिट में घूमते हुए कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, ठीक है कि नहीं क्या। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होगा, उनकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। कौन सी एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसके कारण देयर विल बी ए लॉस इन वेलोसिटी, और इस कारण से न्यूक्लियस के वो धीरे धीरे नजदीक आते आते एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और एटम का तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा। एटम विल नॉट बी स्टेबल, एटम जो होता है कोलैप्स हो जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम्स तो क्वाइट स्टेबल पाए गए हैं। तो इसी चीज का खंडन करते हुए नील्स बोर ने अपनी खुद की थ्योरी प्रेजेंट की है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या कहती है थ्योरी, देखते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, क्योंकि एटम तो स्टेबल है, ये फैक्ट है, और स्टेबल का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ नहीं कूदेंगे, न्यूक्लियस के अंदर नहीं कूदेंगे स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए, इसका मतलब वो अपने ऑर्बिट में टिके रहते हैं, ठीक है। तो न्यूल्स बोर ने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम डिस्क्रीट और स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। तो उसने प्रत्येक ऑर्बिट जो है ना, न्यूक्लियस से फिक्स दूरी पे कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स हैं, जो एनर्जी है वो ऑर्बिट का गुण है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का गुण है। मतलब कोई एक पहला नंबर का ऑर्बिट है, उसकी कुछ फिक्स एनर्जी है, दूसरे नंबर का ऑर्बिट है, उसकी कुछ फिक्स एनर्जी है, तीसरे नंबर का ऑर्बिट है, उसकी कुछ फिक्स एनर्जी है ना। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के अनुसार उसकी एनर्जी हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके अनुसार उसकी एनर्जी होगी, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब द एनर्जी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्बिट, नॉट द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं तो लूज नहीं करता है, ठीक है। हाँ, वो शिफ्टिंग कर सकता है इधर से उधर, तो देखेंगे बाद में अगले पॉइंट में। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते तो हैं। डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड, डिस्क्रीट मतलब होता है फिक्स्ड डेफिनेट। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, नाम क्या दिया उसने इसको, स्टेशनरी। स्टेशनरी होता है स्थायी, जिनकी एनर्जी बदलती नहीं है, समझ में आ गया। फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स हैं जिनको एनर्जी लेवल का नाम दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और क्योंकि बताया कि इनकी एनर्जी फिक्स है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट्स में रहते हुए कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, और जब एनर्जी रेडिएट नहीं करते, लूज नहीं करते, तो उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमारा क्या, इन दीज लेवल्स, लेवल मतलब ऑर्बिट्स, इन दीज लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, कोई एनर्जी लूज नहीं करते, खोते नहीं है, हेंस देयर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो उनकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितनी है उतनी ही एक समान बनी रहती है। तो इसका मतलब एनर्जी लूज नहीं करेंगे तो स्लो डाउन नहीं होंगे, तो स्पाइरल पाथ फॉलो नहीं करेंगे, तो न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये तो कह दिया कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, फिक्स्ड एनर्जी के हैं, बट ऐसे कितने ऑर्बिट्स हैं, कितनी कितनी दूरी पर है। ऐसे तो अनगिनत ऑर्बिट्स हो सकते हैं हमारे न्यूक्लियस से बाहर, मतलब वर्चुअली देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो क्या इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है, नहीं। तो उन्होंने बताया, बोर ने बताया, नॉट ऑल द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस आर अलाउड। वैसे तो वर्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट संभव है न्यूक्लियस के बाहर, लेकिन सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने की परमिशन नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एंगुलर मोमेंटम। तो पहले इसके बारे में समझा देता हूं। एंगुलर मोमेंटम से भी पहले मैं मोमेंटम के बारे में समझा देता हूं। किसी भी वस्तु में जो मोशन जो है ना, गति, उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं मोमेंटम। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, अगर कोई भी वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो भाई उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो मास भी होगा। तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इट हैज गॉट सम वेलोसिटी, इट हैज गॉट सम मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। तो स्मॉल p इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v, ठीक है।
अब ये जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जिस दिशा में वेलोसिटी होती है ना उसी दिशा में मोमेंटम होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मोमेंटम जो स्ट्रेट लाइन में होगा वेलोसिटी के दिशा में ही, इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर कोई भी वस्तु गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रही है, रोटेशनल मोशन है उसका, इन दैट केस जो टर्म है लीनियर मोमेंटम उसके स्थान पे हम यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, और सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मतलब होता है जो सर्कुलर ऑर्बिट में वो जो ऑब्जेक्ट चक्कर काट रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस इनटू कर दो लीनियर मोमेंटम को, और लीनियर मोमेंटम को पता है m इंटू वी होता है। तो L इक्वल टू हो गया p इंटू आर, और p होता है mv, तो mvr हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम होता है m मास इंटू v वेलोसिटी इंटू r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो एक तो ये तो था। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सो यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम उसके स्थान पे हम यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम, और यही जो है इलेक्ट्रॉन को उसकी गति मोशन देता है। समझ में आ गया? तो अब उसके मोशन डिसाइड करेगा कि वो किस ऑर्बिट में घूमेगा, कितनी दूर घूमेगा। तो वर्चुअली बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट अलाउड टू रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट। वो सिर्फ कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं, जहां पर जो अलाउड ऑर्बिट्स है कौन से हैं, ये वो ऑर्बिट्स हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का वो h/2π के मल्टीपल में होना चाहिए। h/2π एक कांस्टेंट संख्या है, कहां से आई वो देखते हैं। ठीक है ना बच्चों, 2π जो है ना ये आप लोग पढ़ चुके हो डिग्रीज और रेडियन सिस्टम एंगल्स के। तो 2π रेडियन एक्चुअल में 360 डिग्री होता है, ये एक्चुअल में एंगल है 2π। समझ में आ गया? और h हमारा एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक पर्सन है उसके नाम से कांस्टेंट दिया गया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 2π एक्चुअल में रेडियन है, 360 डिग्री इसका मतलब होता है, मतलब फुल कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में मान लो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो अब ये जो वैल्यू है ना h/2π इसके मल्टीपल में होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो मान लीजिए कहीं पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर हम गए 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 तो एक पर्टिकुलर दूरी आएगी जहां पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना उसकी वैल्यू 1 गुना h/2π होगी। तो जिस जगह पे 1 टाइम्स h/2π होगी, मान लेते हैं h/2π की वैल्यू सपोज से 50 है, h/2π की वैल्यू मान लेते हैं 5050 है। ठीक, तो अब न्यूक्लियस से बाहर जाते 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 कहीं एक ऐसा दूरी आएगी जहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का उसकी वैल्यू 50 आ जाती है। तो उस जगह पे ऑर्बिट नंबर 1 आएगा हमारा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल या फिर फर्स्ट ऑर्बिट या फिर फर्स्ट शेल। ऑर्बिट को ही शेल का नाम दिया जा रहा है, बोर यहाँ पे ज्यादा यूज क्या कर रहा है, शेल। ओके, ये हमारा पहला परमिटेड ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब कितने आएंगे वो बात की बात है। उसके बाद और दूर गए, दूर जाते जाते फिर हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी, एक दूरी ऐसी आएगी जहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना ये वैल्यू, 2 टाइम्स। तो ये हो गया 2h/2π। फिर और दूर जाएंगे 3h/2π, और दूर जाएंगे 4h/2π, मतलब इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग दिस वे। ठीक है, तो वो ऑर्बिट से अलाउड है जहां पे एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो h/2π के मल्टीपल में हो। अब ये जो मैंने यूज किया ना 1 टाइम्स h/2π, 2 टाइम्स h/2π, 3 टाइम्स h/2π, तो कितना टाइम्स, उस टाइम्स के लिए मैंने n यूज कर लिया, और n हमारा ऑर्बिट का संख्या हो गया। तो अगर पहला ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1 होगा, तो 1h/2π, तो मतलब यहाँ 1 आ जाएगा n की जगह, स्मॉल n की जगह। अगर हमारा ऑर्बिट नंबर 2 है तो 2h/2π, 3 है तो 3h/2π, n है तो n/2π। समझ में आ गया? तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी परमिटेड ऑर्बिट में इतना होना चाहिए। समझ में आ गया? तो h/2π के मल्टीपल्स में होगा। क्लियर है? सो व्हाट इज h? तो समझ में आ गया पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नॉट ऑल द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस आर अलाउड, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिट, केवल उस ऑर्बिट में घूम सकता है, इन विच, जिसमें कि इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वेयर l हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ये n/2π, n मतलब मल्टीपल हो गया n टाइम्स। ठीक है, और h/2π हमारा कांस्टेंट है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, कैपिटल J स्मॉल s भी ले सकते हो, एंड l हमारा एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, o हमारा n हमारा ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों, ये फिक्स लेवल तो हो गए हमारे, फिक्स एनर्जी लेवल तो हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब क्या हमेशा अपने ऑर्बिट में ही बना रहता है?
नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में भी जा सकता है, हायर ऑर्बिट्स में जा सकता है, ज्यादा एनर्जी वाले। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। तो एक तरह से बच्चों एंगुलर मोमेंटम उसकी एनर्जी भी डिस्क्राइब कर रहा है। मोर द एंगुलर मोमेंटम, फास्टर इज द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट एंड मोर इज इट्स एनर्जी। क्लियर है? तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट में है, ठीक है, और उसकी एनर्जी कुछ होगी। मान लीजिए उसकी एनर्जी 50 ही है सपोज, ठीक है, और सेकंड ऑर्बिट में सपोज एनर्जी है सपोज 80 है। मैं एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? क्या एंगुलर मोमेंटम तो मल्टीपल्स में होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, एनर्जी मल्टीपल्स में है, ऐसा जरूरी नहीं। तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? सपोज 50 है, और सेकंड ऑर्बिट में कितनी है? 80 है। ठीक है, तो बोर ने क्या कहा कि यदि किसी भी एटम को हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं, हीट दे दो, कुछ भी दे दो, कैसी भी एनर्जी दे दो, तो वो दी गई एनर्जी कौन लेता है? वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं जिनके पास कम एनर्जी। कम एनर्जी किसके पास होगी? जो लोअर, निचले ऑर्बिट्स में, पहले दूसरे तीसरे इनमें। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक का ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट नंबर 1, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी वाला ही सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। कितनी भी ले सकता है, डिपेंड करता है कितनी दी जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली 30। अब 30 एब्जॉर्ब कर ली तो एनर्जी खुद के पास 50 है, और 30 उसने एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी हो गई 80। अब ये 80 एनर्जी है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लायक नहीं है, ये क्या है? सेकंड ऑर्बिट में घूमने लायक एनर्जी बन गई। तो इलेक्ट्रॉन पता है फर्स्ट ऑर्बिट से जंप मार के कहां चला जाएगा? सेकंड ऑर्बिट में चल जाएगा। लेकिन ये टेम्पररी फिनोमिनन है, समझ में आ गया? ये जंपिंग जो है क्या है? टेम्पररी फिनोमिनन है। अब इंपॉर्टेंट चीज, हमने जो एनर्जी दी है एटम को, कैसे पता लगेगा कितनी दी, कौन सी दी? और इसी प्रकार से अगर एटम एनर्जी छोड़ेगा वापस तो कैसे पता लगेगा? तो जो हमने एनर्जी दी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ने ले ली। कहां ले ली? उसने जंप मारने के लिए ले ली। तो जो सबसे पहला ऑर्बिट है एटम के न्यूक्लियस के नजदीक का, फर्स्ट एनर्जी लेवल कहलाता है, उसी को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। मतलब उससे कम एनर्जी लेवल संभव नहीं है। ग्राउंड मतलब सबसे निम्नतम स्तर का एनर्जी लेवल हो गया, ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद जो अगले वाले हैं ना, वो कहलाते हैं हायर एनर्जी स्टेट्स। तो फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट कहलाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हायर एनर्जी स्टेट। तो बोर ने क्या कहा कि अगर हम कुछ परिस्थितियों में एनर्जी देते हैं एटम को, एनर्जी देने की प्रक्रिया कहलाती है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जैसे उनके पास अधिक एनर्जी आ जाएगी, दे विल जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट। ये जंप कितना बड़ा होगा, कौन से ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में छलांग लगाएगा, डिपेंड इस बात पे करता है कि एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की गई है। अब मान लीजिए पहले ऑर्बिट की एनर्जी 50 है, दूसरे की 80 है, तीसरे की 150 है। ठीक है ना? तो अगर 50 वाले इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ 30 एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इट विल जंप टू सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, मान लीजिए 50 वाला जो है उसने एनर्जी 100 एब्जॉर्ब कर ली, तो पहले ऑर्बिट से डायरेक्टली तीसरे में भी जंप मार सकता है, क्योंकि 100 एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब हमको कैसे पता लगेगा जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? इस चीज के लिए बच्चों हम जो एनर्जी देते हैं ना, वो कंटिन्यूस रूप में देते हैं एनर्जी। तो एनर्जी जो दी गई है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से नाप सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी दी गई और कोई रेडिएट कर रहा है उसको मेजर कर सकते हैं। तो हम ये देते हैं बच्चों, कौन सी? रेडिएशन के रूप में लाइट एनर्जी देते हैं। ठीक, अब जब हम ये हीट या लाइट के रूप में देते हैं, तो हीट एनर्जी और हीट एनर्जी होती है रेडिएशन के रूप में, लाइट भी रेडिएशन के रूप में होती है, दोनों एनर्जी के रूप में। ठीक, हीट एंड लाइट बोथ। तो जो हीट एनर्जी वो इंफ्रारेड रेज के रूप में होगी, लाइट एनर्जी जो होगी वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होगी। ठीक है कि नहीं? क्या तो अब क्या है, ये जो एनर्जी देते हैं ना हम, ये अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप में देखें तो हमको एक कंटिन्यूअस व्हाइट कलर की पट्टी दिखेगी। व्हाइट लाइट जो होती है ना हमारी, जो कि 7 कलर्स की बनी होती है, कंटिन्यूअस व्हाइट लाइट के रूप में हमको एनर्जी एक पट्टी के रूप में दिखती है जो हम दे रहे हैं। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन ने कहीं से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, कहीं से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो हायर एनर्जी स्टेट में कूद गया। इसी प्रकार से जो सेकंड ऑर्बिट में है वो सेकंड से थर्ड में कूद गया। ठीक है, तो कूदने से पहले उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तो जो ब्राइट व्हाइट कलर की पट्टी हमको स्पेक्ट्रोस्कोप में नजर आएगी, वहां से मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह से थोड़ी सी एनर्जी चुरा ली गई, एब्जॉर्ब कर ली गई है, तो उस जगह पे हमको बच्चों एक क्या नजर आएगी? डार्क लाइन नजर आएगी। तो डार्क मतलब ब्लैक हो गया। तो ब्लैक क्यों हुआ? क्योंकि वहां से एनर्जी हट गई है, एब्जॉर्ब कर ली गई है, चुरा ली गई है। ठीक, तो अलग अलग जगह पे हमको अलग अलग शार्प ब्लैक
लाइंस दिखेंगी, डार्क लाइंस दिखेंगी। तो डार्क लाइंस का अर्थ यह है कि जो कंटिन्यूस हमारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब पट्टी, कंटिन्यूस व्हाइट बैंड है, उसमें कुछ डार्क लाइंस का मतलब ये अलग अलग जगहों पर सेपरेटेड लाइंस दिखेंगी, शार्प लाइंस दिखेंगी। इनका मतलब यह है कि उन उन जगह पे अलग अलग लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब की है, किसी इलेक्ट्रॉन ने कम की है, किसी ने ज्यादा की है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कुछ देर के लिए टेम्पररी कूद करके हायर एनर्जी स्टेट्स में चल गए। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोप में लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल्स पे जब इलेक्ट्रॉन कूदते हैं तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, दैट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज सीन इन द स्पेक्ट्रोस्कोप in the form of some fixed specific dark lines in the continuous white band. ये जो पैटर्न है, ये जो लाइंस है डार्क लाइंस, इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? सो एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अदरवाइज कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम। समझ में आया? तो स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी की पट्टी एक तरह से मान सकते हैं, और वहां से कुछ कुछ जगह से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कुछ समय तक तो बिताते हैं हायर एनर्जी लेवल्स पे, और उसके बाद क्या होता है, ये वापस जो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी है ना, उसको छोड़ देते हैं। अब जैसे मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट पे जंप मार रहे होंगे तब हम एनर्जी दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, एनर्जी का सोर्स कट ऑफ कर देंगे, एनर्जी देना बंद कर देंगे, एक्साइट हो चुका है, और जैसे ही एनर्जी देना बंद कर देंगे ना, तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हायर एनर्जी स्टेट पे टिकते नहीं है, अनस्टेबल स्टेट है, वो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी वापस रिलीज कर देते हैं। अब पहली बात तो देखो, हम कोई एनर्जी देना बंद कर दिए, एनर्जी देना बंद कर दिए, तो स्पेक्ट्रोस्कोप में अब क्या दिखाई देगा, जो पहले हमको ब्राइट व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही थी, जो हम एनर्जी दे रहे थे लाइट एनर्जी, अब हमको पट्टी नहीं दिखेगी, अब हमको दिखेगा ब्लैक कलर की डार्क पट्टी, क्योंकि नो एनर्जी इज बीइंग गिवन, तो ब्लैक कलर की पट्टी दिखेगी। ठीक है कि नहीं? टोटल कंटिन्यूस बैंड दिखेगा ब्लैक कलर का। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले एनर्जी दे दिया था हमने, पहले व्हाइट पट्टी में हमको कुछ डार्क धारियां दिख रही थी, डार्क लाइंस दिख रही थी, जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई थी। ठीक है, वो अलग अलग कलर्स में कर ली गई होगी, ठीक है, विजिबल लाइट में। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने घर लौटेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट पे लौटेंगे, तो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को वापस वो रिलीज करेंगे रेडिएशन के रूप में, ये कलर्ड लाइट के रूप में होता है। तो इस बार मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जंप कर गया, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उस एब्जॉर्ब एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग हमको एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, सफेद पट्टी के बैकग्राउंड में, सफेद बैकग्राउंड में ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जब हमने एनर्जी देना बंद कर दिया है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप पे व्हाइट की जगह ब्लैक कलर की कंटिन्यूस पट्टी दिखेगी, और उसमें वो जो पहला इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण जहां पे डार्क लाइन रही थी, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर लौटेगा तो वो लाइट एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। ये एमिटेड जो एनर्जी है वो कोई ना कोई कलर की लाइट के रूप में उसी जगह पे दिखेगी जहां पर डार्क लाइन दिखेगी। तो फर्स्ट वाले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जिस जिस स्थान पे डार्क लाइंस थी, उसी स्थान पे अब कलर्ड लाइंस दिखेंगी, अलग अलग कलर की शार्प लाइंस दिखेंगी। ये जो कलरफुल पट्टी है, ब्लैक बैकग्राउंड में कलर्ड लाइट की जो पट्टी है, ये उन्हीं स्थानों पे कलर्ड लाइंस दिखेंगी जहां पे पहले डार्क लाइंस दिखी थी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स वापस लौट रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स की तरफ। ये जो पैटर्न है स्पेक्ट्रल लाइंस का, ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? तो एमिशन मतलब एनर्जी इज बीइंग एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिटर्निंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू द लोअर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार की जंप संभव है, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ये ट्रांजिशन तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट करेंगे। एक्साइट कब करेंगे? जब एनर्जी देंगे। तो ये है पूरी प्रक्रिया। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, ये हाईली डेफिनेट होती हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट की, एक तरह से उनका ये डीएनए की तरह होता है, और इन स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करके हम उस एलिमेंट की पहचान भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब सम एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी देंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एंड गेट एक्साइटेड, और फिर उत्तेजित होकर जंप मार देगा टू अ हायर एनर्जी स्टेट, गेट एक्साइटेड और जंप टू अ हायर एनर्जी स्टेट। दिस ट्रांजिशन इज सीन इन द स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर भी बोल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर में स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए ये डिवाइस, इस स्पेक्ट्रोमीटर में जो ये ट्रांजिशन है, मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, इट इज सीन एज डार्क लाइन। समझ में आ गया? अब मैंने बताया सिर्फ पहले ऑर्बिट की बात नहीं है, ये किसी भी ऑर्बिट से ऊंचे वाले ऑर्बिट में जंप मार सकता है, तो डार्क लाइंस दिखेंगी ब्राइट बैंड के अक्रॉस, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। लाइकवाइज, और इसी प्रकार से जब एनर्जी कट ऑफ कर देंगे हम, तो वो लौट के वापस आते हैं लोअर स्टेट में। तो लाइकवाइज एन इलेक्ट्रॉन में एमिट और लूज एनर्जी, वापस रिलीज कर देगा एनर्जी, लूज कर देगा, एंड में कम बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट, या तो निचली स्टेट में आ जाएगा, दूसरी तीसरी चौथी जो भी निचली ऊपर वाले से निचले में आ जाएगा, या फिर फाइनली जो फर्स्ट एनर्जी लेवल हमारा ग्राउंड स्टेट, उसमें भी आ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अगर वहां से गया होगा तो
it may return back to the lower energy state or the ground state. This transition is seen as a sharp colored lines in the spectrometer. ये colored lines उन्हीं स्थानों पे मिलेगी जहां पे पहले dark lines थी, ठीक है, इसको हम emission spectrum बोलते हैं. तो बच्चों जो थॉमसन का मॉडल है और जो रदरफोर्ड का मॉडल है, ये दोनों ही मॉडल्स एटम्स के एक्साइटेशन के उपरांत जो हमको स्पेक्ट्रोमीटर में ये जो स्पेक्ट्रम नजर आता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, डार्क और कलर्ड लाइंस का जो स्पेक्ट्रम नजर आता है, पैटर्न नजर आता है, इसकी कोई जानकारी वो नहीं देता, इसका कोई रीजन नहीं बताते वो दोनों ही मॉडल्स, इसलिए फेल हो गए. समझ में आ गया? तो बोर ने ये जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस का ओरिजिन है, क्यों होती है ये स्पेक्ट्रल लाइंस एटम्स में, अलग अलग प्रकार की क्यों होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्क लाइंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलरफुल लाइंस, ये सब उसने एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इट वाज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय नील्स बोर. ओके, उसके बाद बच्चों जो बोर है उन्होंने क्या है एक फॉर्मूला भी दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी का उन्होंने फॉर्मूला दिया. ठीक है, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन तेज तेज रिवॉल्व करेगा, इट विल हैव मोर एंड मोर एनर्जी. ठीक, तो ई एन का मतलब होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, एन मतलब ऑर्बिट नंबर, तो ई एन की जगह 1 2 3 4 लिख सकते हैं. तो E1 मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट 1, E2 मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट 2, E3 मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट 3 एंड सो ऑन. समझ में आ गया? तो En मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. ठीक, इसका फॉर्मूला है -1312/n², वेयर n इज द शेल नंबर और ऑर्बिट नंबर. ऑर्बिट और शेल एक ही बात होती है. ठीक है, यहाँ पे माइनस यूज किया है हमने और यहाँ पे हम किलो जूल लगा सकते हैं एनर्जी में. ठीक है, अभी हमने माइनस यूज किया, इसका मतलब क्या है कि n अगर हम 1 रखते हैं, अगर हम n क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो ये आएगा -1312 किलो जूल. ठीक है, माइनस की वैल्यू 1312 है. ठीक, अब अगर n में 2 रखता हूं तो 2 2 हो गया 4 और 1312 को 4 से डिवाइड करूंगा तो विल हैव ए स्मॉलर वैल्यू इन माइनस. तो माइनस की छोटी वैल्यू एक्चुअली में बड़ी होती है, तो -1312 और मान लो यहाँ पे समथिंग 432 आ गया सपोज, तो माइनस का 432 इज बिगर देन -1312. तो इसका मतलब समझ में आ गया? तो एनर्जी नेगेटिव में क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कम होती है माइनस में तो इसका मतलब बढ़ना होता है, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा. अब ऐसे मैं यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट ले लूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से डिवाइड करूंगा और भी कम आ जाएगा. ठीक है कि नहीं? क्या तो इस प्रकार से क्या है एनर्जी ऑर्बिट्स की बढ़ती जाएगी. तो एनर्जी का फॉर्मूला ये दिया उन्होंने बोर ने. उसके बाद जो हमारी अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, शेल्स है न्यूक्लियस के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनको उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज के लिए किए, कैपिटल KLMNO. तो के शेल मतलब के ऑर्बिट मतलब पहले नंबर का ऑर्बिट, एल ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस से दूसरे नंबर का ऑर्बिट, एम मतलब तीसरे नंबर का ऑर्बिट, एन चौथा और ओ पांचवा. तो देखो ये रहा शेल की नंबर, ऑर्बिट का नंबर हमारा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5. तो जो पहला लेटर है, पहला शेल है, उसको रिप्रेजेंट किया के. अब के से क्यों किया, एबीसीडी से क्यों नहीं कर दिया? तो बच्चों लैटिन भाषा में जो न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं कैरियन, KARYON. तो कैरियन के बिल्कुल चिपक करके सबसे नजदीक की शेल को के नाम दे दिया गया, एडजेसेंट टू के शेल. अब के बाद में फिर गाड़ी आगे घुमा दी अल्फाबेट्स में KLMNOP. समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो फर्स्ट शेल इज डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेड बाय के, डेजिग्नेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन. सेकंड शेल L, थर्ड शेल MNO कैपिटल लेटर्स में. ठीक, और उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया कि किसी भी ऑर्बिट में, सीधी बात है, पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है तो छोटा साइज का होगा, दूसरा और बड़ा, बाहर है और बड़ा और बड़ा. तो जैसे जैसे ऑर्बिट्स बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं इसकी संख्या भी बढ़ती जाएगी. तो उन्होंने एक सीधा सा फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला है 2n². ये जो फॉर्मूला है ये हमको संख्या देता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अलाउड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. एक ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो सकती है, मतलब इससे कम भी चलेगी लेकिन इससे ज्यादा नहीं चल सकती. समझ में आ गया कि नहीं? क्या कम हो सकती है भाई, एक बस है अगर वो 50 सीटर है तो मैक्सिमम 50 बैठने चाहिए, कम बैठ सकते हैं, 50 से ज्यादा संभव नहीं है. ठीक है ना? तो पहला ऑर्बिट है 2n² में यदि फॉर्म लिखते हैं तो n की जगह हमको 1 रखना है, तो 2 × 1 का स्क्वायर ये होता है 1 2 2. सेकंड ऑर्बिट की क्षमता कितनी है 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8. थर्ड ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर 9 2 18. फोर्थ ऑर्बिट में 4 का स्क्वायर 16 2 32. फिफ्थ ऑर्बिट में 5 का स्क्वायर 25 25 2 50. तो फर्स्ट ऑर्बिट की क्षमता है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं. छोटा ऑर्बिट है. दूसरे ऑर्बिट की अधिकतम क्षमता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 घूम सकते हैं, m में 18, n में 32 एंड o में 50. तो ये हमारा एक डायग्राम है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम किसका, नील बोर के एटॉमिक मॉडल का. तो यहाँ पे बच्चों मैंने 4 शेल्स दिखाई है. पहली शेल K है n नंबर 1, दूसरी
2 पे L है, N हमारा 3 हो जाएगा तो ये M शेल है, 4 हो जाएगा तो N शेल है। तो कई बार ये आता है बच्चों की ड्रॉ बोर्स एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंटिंग 3 शेल्स और 4 शेल्स और 5 शेल्स व्हाटएवर, ठीक है, जो भी आता है आप बना सकते हैं सिंपल सा, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स या शेल कह सकते हैं, ठीक है। और ये है वो चीज कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस ये देखेंगे, ये हमारा पहला ऑर्बिट है, हमारा दूसरा ऑर्बिट है, अगर इसको एनर्जी दे दी हमने, तो एनर्जी दे दी तो इट विल जंप टू अ हायर एनर्जी लेवल क्षण भर के लिए। तो हम ये वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो वहां पे डार्क लाइंस दिखेंगी ब्राइट पट्टी में, ये लौटने का है संकेत, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था टेम्परली फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 और 2, फर्स्ट देखो ये फर्स्ट लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में से हमने पहले एनर्जी दी तो ये कूद के थोड़ी देर के लिए ऊपर चला गया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, ये लौटने वाला डायग्राम है। तो थोड़ी देर बाद जब एनर्जी कट ऑफ कर दी हमने, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस लौट के आया और एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को उसने रिलीज कर दिया। रिलीज लाइट हमको कलर लाइंस के रूप में दिखती है, ये है रिलीज लाइट। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये है क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो जा भी सकता है हर स्टेट में और आ भी सकता है। ये तो मैंने फर्स्ट से सेकंड में दिखाया ट्रांजिशन, फर्स्ट से थर्ड में हो सकता है, सेकंड से थर्ड में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, ठीक है। तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उसके क्या एडवांटेजेस हैं दूसरे मॉडल्स के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रदरफोर्ड का जो मॉडल है बच्चों, वो स्पेक्ट्रल लाइंस के ओरिजिन को नहीं समझा पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाया, एटम स्टेबल ही नहीं बच रहा था। देख लिया, हाँ ये दोनों मुद्दे जो थे सॉल्व होते हैं। द मॉडल वाज मोर एडवांस्ड देन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुकाबले ज्यादा एडवांस्ड है और सक्सेसफुल इसने एक तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका कारण बताया, एटम को स्टेबल बता दिया, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें रदरफोर्ड का मॉडल और उससे प्रीवियस मॉडल्स नहीं समझा पाए थे, जबकि इसने बखूबी इन कमियों को क्या है दूर कर दिया। इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चों। तो लिमिटेशंस क्या है बोर के एटॉमिक मॉडल के? ये मॉडल नॉर्मली जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जैसे कि हाइड्रोजन एटम, उसके स्ट्रक्चर को तो बखूबी समझा पा रहा है, ठीक है। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हायर एटॉमिक नंबर वाले इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाते हैं, वहां पे इसमें कुछ खामियां आ जाती हैं, हर चीज को ये भले भांति से समझा नहीं पाता है डिटेल स्ट्रक्चर को। तो द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं एटम के अंदर, देन इट फेल्स टू एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो सिंपल एटम्स जिसमें कुछ सीमित संख्या में 2 4 5 10 इलेक्ट्रॉन्स है, वहां तक तो ठीक ठाक चलता है, उसके बाद आगे गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद बच्चों हम देख चुके हैं स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, और ये स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमको स्पेक्ट्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब इंपॉर्टेंट चीज, स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा हमने कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है डार्क लाइंस दिखती हैं स्पेसिफिक, और एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें दिखती हैं कलरफुल लाइंस। अब अगर हम ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप है ये बहुत ज्यादा पावरफुल यूज करते हैं, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, पावरफुल, जैसे होता है ना हमारी दूरबीन होती है, एक तो कम दूरी तक दिखाती है, बहुत ज्यादा दूर तक दिखाती है, रेजोल्यूशन ज्यादा होता है। हमारे टीवी होते हैं, एक होता है हमारा एलईडी टीवी, फिर एचडी टीवी होता है, अल्ट्रा एचडी 4K, इनकी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग है। इसी प्रकार से अगर हम बहुत हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं, तो वहां पे बच्चों मान लीजिए हमको कहीं पे एक डार्क लाइन दिख रही है, ठीक है, और हमने ज्यादा पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप यूज किया, तो हमको पता लगता है कि वो जो एक सिंगल डार्क लाइन देख रहे हैं हम, वो टूट जाती है बहुत बारीक बारीक मल्टीपल डार्क लाइंस में। इसी प्रकार से एक कलर लाइन कहीं हमको दिख रही है, ठीक है, नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोप से, और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं, तो वो जो सिंगल कलर लाइन दिख रही थी वो स्प्लिट होकर के मल्टीपल बारीक बारीक और कलर लाइंस में टूट जाती है। तो इसको हम बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम, फाइन लाइंस। समझ में आ गया? तो अब ये स्प्लिटिंग क्यों हुई, स्पेक्ट्रल लाइंस के भी और टुकड़े कैसे हो गए, इसका क्या मतलब है, ये बोर का मॉडल नहीं समझा पाया। तो देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, एक एक लाइन में मल्टीपल लाइंस कहां से आ रही हैं, into several fine lines when a high resolution spectroscope is used। तो इसका कारण वो नहीं समझा पाया कि एक एक सिंगल जो स्पेक्ट्रल लाइन है, डार्क हो या कलर्ड हो, उसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने पर उसमें मल्टीपल लाइंस में स्प्लिटिंग हो जाती है। दैट वाज नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लेन बाय नील्स बोर्स मॉडल।
उसके बाद इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये बॉन्डिंग वो समझा नहीं पाता है, कॉज ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी नहीं बता पा रहा। तो यही कारण है, इसके थोड़े बहुत लिमिटेशन है, लेकिन बाकियों से काफी बेटर मॉडल है। इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ इस मॉडल के कारण। और इसके बाद बच्चों एक और मॉडल आएगा जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आपको ये 11th या 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लेटेस्ट मॉडल है और बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इसमें योगदान दिया है, अपने अपने इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। मैक्स प्लैंक इज वन ऑफ देम। उसके बाद हमारा हाइसेनबर्ग है इसमें फिर सोमरफेल्ड और आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो कई लोग हैं, इन्होंने मिलजुल के जो मॉडल दिया है प्रेजेंट लेटेस्ट मॉडल, उसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। कंप्लीटली हर बड़े एटम को भी ये इजीली उसके स्ट्रक्चर को समझा पाता है, केमिकल बॉन्डिंग भी समझा पाता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन सब कुछ क्लियर करता है। ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो यह है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, विच इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल एट द प्रेजेंट टाइम। सो इट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक, हाइसेनबर्ग, उसके बाद मैक्स प्लैंक, डी ब्रोगलाई, सोमरफेल्ड, कई लोग हैं इसमें जिन्होंने मिलजुल के प्रेजेंट किया, किसी ने कुछ चीजें समझाई है। चलिए, ये थे बच्चों हमारे वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। तो हमारा जो इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 है दैट इज एटॉमिक थ्योरीज, ये हमारा खत्म होता है। अब हम देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमको क्लासिफाई करना। जो पार्ट सेकंड है ना हमारे चैप्टर का, वो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाउ डू वी क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स। भाई इतने सारे हैं, नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं। अगर हम एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करें, भाई ये पहला नंबर एलिमेंट ये है, ये इतने इतने कंपाउंड बनाता है, इनके रिएक्शंस ऐसे ऐसे हैं, तो 92 एलिमेंट्स के बारे में ये सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल टास्क होगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। हम सब भूल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज कॉमन है उनको एक ग्रुप में रख देंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज वालों को अलग ग्रुप में रख देंगे, और ग्रुप के कैरेक्टर्स को स्टडी करने से थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्लासिफाई करने की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स। अब ये 9th क्लास में एनिमल्स में पढ़ा था आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट किंगडम, एनिमल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना। बस वो भी इसी प्रकार से, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली पढ़ना संभव नहीं है, तो हमने क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। सॉर्टिंग आउट करने से स्टडी करना आसान। If the elements are classified into groups on the basis of certain similarities and dissimilarities, यदि हम एलिमेंट्स को, तत्वों को क्लासिफाई कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं ग्रुप्स में, किस आधार पे, उनमें जो समानताएं हैं या असमानताएं उनके आधार पे। समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखें, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखें, तो इससे क्या होगा, इट बिकम्स इजियर एंड कन्वीनियंट टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी करना कहीं बेहतर है, कहीं आसान है, किसके बजाय इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। वो बहुत ही एक टायरिंग जॉब हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होगा, आप याद नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि हम क्या क्लासिफिकेशन पे जोर दे रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहला जो प्रयास था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, वो किया एक जर्मन केमिस्ट जिसका नाम है जोहान वोल्फगैंग डॉबरिनर। जोहान वोल्फगैंग डॉबरिनर। इन्होंने 1829 में क्या है, सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन किया। तो क्या किया इन्होंने, समझते हैं ध्यान से। इन्होंने बताया कि ये जो एलिमेंट्स है, खूब स्टडी करने के बाद इनको एलिमेंट्स में, जो एलिमेंट्स है उनमें तीन तीन एलिमेंट्स के इन्होंने समूह ढूंढ निकाले। समझ में आ गया भाई, एलिमेंट तीन उन्होंने ऐसे ढूंढे जिसमें एक हल्का एलिमेंट, फिर उसे एक भारी, उसे एक और भारी एलिमेंट। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं मैं, मास का मतलब। ठीक है, तो तीनों को जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखता है, मतलब पहला एलिमेंट सबसे हल्का, उसके बाद नेक्स्ट उससे भारी, और तीसरा सबसे भारी, इन तीन एलिमेंट्स को सीक्वेंस में बढ़ते मास के क्रम में रखता है, तो उसने क्या पाया कि जो बीच वाला एलिमेंट है, सेकंड नंबर का एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एरिथमेटिक मीन है, एवरेज है। मतलब पहला वाला एलिमेंट का मास और लास्ट वाले एलिमेंट का मास का एवरेज निकाल दें। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले वाले का मास प्लस लास्ट वाले का मास अपॉन में 2 कर दो, तो जो आंसर आता है वो बीच वाले का आता है। इसका मतलब समझ में आ गया। ये उन्होंने एक सिंपल मैथमेटिकल चीज फाइंड आउट की। तो इस प्रकार से जो तीन एलिमेंट्स का जो समूह है उसको ट्रियाड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ट्रियाड। ट्रियाड मतलब तिकड़ी एक तरह से, समझ में आ गया। सो ही फाउंड आउट that there are certain groups of 3 elements each such that when these elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then what happens is the atomic mass of the middle element, it is roughly equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the first and the third
एलिमेंट। समझ में आ गया? और इस प्रकार की तिकड़ी को नाम दिया गया ट्रियाड। ठीक है, अब ऐसे कितने ट्रियाड मिले डॉबरिनर को? सिर्फ 3। सिर्फ कितने मिले? 3। तो इसका मतलब जो डॉबरिनर के ट्रियाड्स हैं वो केवल 3 ही है। 9 एलिमेंट्स को ही उसने क्लासिफाई किया ट्रियाड के रूप में। तो ये एक अच्छा सिस्टम नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा भाई? क्लासिफिकेशन का अच्छा सिस्टम वो होता है जहां पे सभी एलिमेंट्स उसमें कवर हो जाएं। अब मान लीजिए मैं एनिमल्स और प्लांट्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको डिस्क्राइब करूं और मैं बोलूं कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स 2 ही कैटेगरी में बांटे जाए, प्लांट्स और एनिमल्स, तो फिर बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां जाएंगे? समझ में आ गया कि नहीं? क्या फंगस कहां जाएंगे? ये तो प्लांट में भी नहीं है, एनिमल्स में भी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो इस सिस्टम में सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही कवर होते हैं, बाकी बेचारे छूट जाते हैं। तो दिस वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑफ मच यूज, और इसी कारण से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। केवल 9 एलिमेंट्स ही इसमें क्लासिफाई होते हैं और कोई बहुत ज्यादा यूजफुल भी नहीं है ये। इससे कोई हमको आसानी नहीं हुई इनको स्टडी करने के लिए, बाकी तो छूट ही गए। चलिए पढ़ लेते हैं क्या ये, और कौन से वो 3 ट्रियाड्स ढूंढे वो भी देख लेंगे पूरा इलस्ट्रेशन के साथ में। तो जोहान वोल्फगैंग डॉबरिनर, बच्चों जर्मन साइंटिस्ट है ये, जर्मन केमिस्ट। 1829 में ही फाउंड आउट ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच, 3 एलिमेंट्स के समूह ढूंढ निकाले, हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है, फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो मेल खाता ही खाता है। फर्दर व्हेन these elements of each group are arranged in increasing order of their masses, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको मास के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो क्या होता है? ही फाउंड आउट दैट, पता लगा उनको, the atomic mass of middle element was equal to the arithmetic mean of atomic masses of the other 2 elements। बीच वाला जो एलिमेंट है उसका मास कैसे निकलता है? पहला और तीसरे वाला एलिमेंट के मास का मीन निकाल लो, और मीन निकालने का मतलब पता ही आपको, पहला वाला प्लस लास्ट वाला अपॉन में 2। ठीक है, तो इससे बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाता है। और इस प्रकार के 3 एलिमेंट्स के समूह को ट्रियाड नाम दिया उन्होंने। ठीक है, और केवल उनको पूरे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उस समय के उसमें सिर्फ 3 ट्रियाड्स मिल पाए। ये ट्रियाड कौन कौन से हैं? अलोंग विद देयर एटॉमिक मासेस, ये नीचे मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो डॉबरिनर के ट्रियाड आप लोग ये याद रख सकते हैं कि अगर पूछ लेते हैं कि कितने ट्रियाड थे और कौन कौन से हैं, तो पहला जो ग्रुप ए है इसमें 3 ट्रियाड्स हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों सेम ग्रुप में है, मतलब ये तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंसी सब सिमिलर है। इसका एटॉमिक मास है 7 AMU, इसका 23 AMU, इसका 39 AMU। ठीक है, तो अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका और इसका एटॉमिक मास का मीन निकालते हैं। 7 + 39 अपॉन में 2, मीन निकाल दिया भाई। दो चीजों को मीन निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 का करते हैं तो 3 से, तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 39 और 7 होता है 46, 46 को 2 से डिवाइड किया तो 23 आ गया, जो कि इसका एटॉमिक मास है। इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड ग्रुप मिला वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीनों की वैलेंसी 2, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, ग्रुप 2 एलिमेंट्स है ये। एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 है, स्ट्रोंशियम का 87.5 है, बेरियम का 137 है। ठीक है कि नहीं? क्या तो रफली इक्वल, एग्जैक्ट नहीं है, प्रेसाइज नहीं है, लेकिन लगभग बराबर। तो इसका 40, इसका 137 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो लगभग 88.5 आता है, या 87.5, एक का फर्क आ गया, नियरली इक्वल, इसलिए वो शब्द लगाएंगे वहां रफली। यहाँ तो प्रेसाइज आ गया, यहाँ रफली इक्वल आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35, ब्रोमीन का कितना है? 80, और आयोडीन का कितना है? 127। समझ में आ गया? तो इसमें से 35 और 127 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 81, और यहाँ पे कितना है? 80। तो रफली ब्रोमीन का एटॉमिक मास लगभग इनके एटॉमिक मास का जो एवरेज है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल 3 उसको ट्रियाड्स मिल पाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ट्रियाड नंबर 1, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ट्रियाड नंबर 2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमारे हेलोजन से ट्रियाड नंबर 3। तो इस प्रकार से केवल और केवल उसको 3 ट्रियाड मिले। तो लिमिटेशन इस सिस्टम का यही है कि सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई नहीं किए जा सके ट्रियाड्स में। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा यूजफुल ये नहीं था, ये इसका मेजर लिमिटेशन था। डॉबरिनर कुड क्लासिफाई ओनली 9 एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम। उस समय के सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सका ट्रियाड के रूप में इनटू ए सिस्टम ऑफ ट्रियाड्स। सिंस इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स, दिस सिस्टम वाज नॉट ऑफ मच यूज। तो क्योंकि सभी एलिमेंट्स पे लागू नहीं था, तो क्या है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं था। तो ये इसका मेजर लिमिटेशन। तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं डॉबरिनर के ट्रियाड, कौन कौन से थे, कितने थे, क्या मेजर प्रॉपर्टी थी उनकी, एंड व्हाट वाज इट्स लिमिटेशन। ठीक, अगला हम देखेंगे बच्चों, अगला प्रयास जो किया, सेकंड प्रयास क्लासिफिकेशन का, वो किया न्यूलैंड्स ने। ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे, अंग्रेज केमिस्ट। इन्होंने 1865 में प्रयास किया। इनका प्रयास काफी बेहतर था पिछले प्रयास के मुकाबले। तो इन्होंने क्या बताया कि
अगर एलिमेंट्स को उनके मास के बढ़ते क्रम में लगा दिया जाए, अगर एलिमेंट्स को उनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब हल्का भारी भारी इस प्रकार से लगा दिया जाए, तो उन्होंने पाया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ जगह जगह पे रिपीट होती हैं। और वो उन्होंने एग्जैक्टली बताया 8 एलिमेंट के बाद में। मतलब मान लीजिए ये पहला एलिमेंट है, तो यहां से गिनती चालू की 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही 8th एलिमेंट पे आ जाएंगे तो 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली फर्स्ट वाले से मैच होगी। फिर 8th के बाद में और 8वां, मतलब 16 एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी फर्स्ट वाले से मैच होगी, 8 वाले से मैच होगी। मतलब समझ में आएगा, एवरी 8th एलिमेंट इन द सीक्वेंस हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी पता लगाई न्यूलैंड्स ने। हर 8वां मेल खाएगा पहले से, 8 के गैप से, मतलब 7 के बाद 8वां जो होता है वो मैच हो जाएगा प्रॉपर्टीज में। तो इसका मतलब उन्होंने बताया सेम प्रॉपर्टीज 8 एलिमेंट्स से रिपीट होंगी। समझ में आ गया? अब बच्चों मुझे बताओ, जैसे हमारे दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7 दिन अलग अलग आते हैं, और 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन आता है वो अगेन पहला ही दिन आ जाता है। बस संडे से चालू करूंगा तो 7वां दिन हमारा सैटरडे आएगा, तो 8वां क्या होगा? संडे। सेम टू सेम आ गया। तो बिल्कुल प्रकृति में जैसे दिन का हिसाब किताब है ना, इसी प्रकार से था। इसी प्रकार से हमारे जो बच्चों म्यूजिक है ना, म्यूजिक, उसमें 7 अलग अलग स्वर होते हैं। हमारे हिंदी भाषा के 7 स्वर कौन कौन से? देखो, सा रे गा मा पा धा नी। अच्छा, नी के बाद में सा आता है वापस, सा मतलब अगेन वही पहला वाला सुर आ गया। ठीक है, तो इन म्यूजिकल स्वरों को हम बोलते हैं म्यूजिकल ऑक्टेव्स। ऑक्टा मतलब समझ में आ गया? ऑक्टेव्स। तो हमारे जो पियानो वगैरह होता है, हमारा जो हारमोनियम होता है, उसमें सुर निकलते हैं, अलग अलग कीज के होते हैं ये, और बाद में एक एक सुर को और तोड़ा है छोटे पार्ट्स में, सारे गामा पाधा नी सा। ठीक, और इंग्लिश वर्जन इसका ये डो रे मी फा सो ला टी। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये क्या है? सुर है 7। तो जिस प्रकार से 7 सुर के बाद 8वां सुर रिपीट होता है, फर्स्ट सुर से मैच होता है, उसी प्रकार से क्या है, एलिमेंट्स भी हर 7 के बाद में जो 8वां एलिमेंट है, इट रिपीट्स इन प्रॉपर्टीज, रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट, और इसीलिए इस लॉ को नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। समझ में आ गया? तो देखते हैं क्या है ये लॉ। और एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीट होना, ये पीरियोडिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। तो यही पढ़ना है हमको। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि रेगुलर इंटरवल के अंदर प्रॉपर्टी रिपीट हो, प्रॉपर्टी रिपीट होंगी तो मतलब सेम प्रॉपर्टीज आएंगी, तो मतलब उनको सेम ग्रुप में रखा जा सकेगा, और यही तो वर्गीकरण हम समझ रहे हैं। ठीक, तो न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग क्या है बताओ? तो हमको पढ़ना है क्या था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हाट वर इट्स लिमिटेशंस। कई बार क्वेश्चन आता है ऑक्टेव्स वाला लॉ किसने दिया, ऐसा भी आता है, तो न्यूलैंड्स। ठीक, so Newlands, an English chemist in 1865, found out that if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, elements को यदि उनके atomic mass के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो क्या होगा? then every 8th element in the sequence had properties similar to the first element। इसका मतलब सीक्वेंस में हर 8वां एलिमेंट जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेल खाती हैं पहले एलिमेंट से। समझ में आ गया? तो अगर पहला एलिमेंट 1 नंबर पे आता है तो 8वां उसके से मैच होगा, फिर 16वां मैच होगा, 24वां मैच होगा, एंड सो ऑन, तो हर 8 के मल्टीपल में। ठीक, इट वाज जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स। तो म्यूजिक के जो नोट्स हैं, स्वर हैं, उनके जैसा ही है, जैसे कि हमारा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये सा जो है ये फर्स्ट वाले से मैच हो गया, सेम चीज, जैसे हमारे दिन होते हैं। ठीक, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को पीरियोडिसिटी कहते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीट होना। अब न्यूलैंड ने क्या किया बच्चों? एक टेबल बना दी। एक न्यूलैंड ने क्या बना दी? टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को जचा दिया। ठीक है कि नहीं? क्या और क्या किया उसने? भाई पहला एलिमेंट उसने पहले स्वर के नीचे रख दिया, उसके बाद में सेकंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग है, अगले अगले में रख दिया, थर्ड की प्रॉपर्टी अलग है, अगला 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 अगला, 7 तो ऐसे रखता गया, और 7 के बाद में 8वें वाले की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच हो रही, तो 8वें वाले को उसने वापस फर्स्ट के नीचे रख दिया। समझ में आ गया? इस प्रकार से वो जचाता गया। कहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ भी आई, ऐसा नहीं कि परफेक्टली बैठ गया मामला, कहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ आई। न्यूलैंड के समय में बच्चों 56 के करीब एलिमेंट्स थे। इनमें से तो बहुत ही कम को ये जचा पाया, सबको जगह दे भी नहीं पाया, क्योंकि कई एलिमेंट्स सेट नहीं हुए। ठीक है, तो ये उसका लिमिटेशन भी है। नॉट ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम कुड फिट इनटू द सिस्टम ऑफ ऑक्टेव। जितने जचा पाया वो यहाँ पे हैं। अब इसमें कुछ कमियां रह गई, मैं बताऊंगा क्या क्या कमियां रह गई है। ठीक है कि नहीं? क्या तो हमको यही देखना है, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। तो किया क्या? समझ में आ गया? उसने 7 अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 7 सुरों के 7 ग्रुप बना लिए। सुरों का ही उसने नाम दे दिया। ठीक है, एंड जैसे जैसे वो एलिमेंट्स को रखता गया, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उसने सेम ग्रुप में रखने की कोशिश की,
और इस प्रकार से इस टेबल का स्वरूप बना। तो उसके अनुसार ये एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, ये सिमिलर, ये सिमिलर, ये सिमिलर, कुछ और बच गए जो नहीं रख पाया। अब इंपॉर्टेंट चीज, तो गड़बड़ कहीं हो गई, देखो कहीं डैश भी लगा हुआ, कहीं पे डबल डबल भी लगे हुए हैं, और भी मैं गलतियां बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला लिमिटेशन इसका ये है बच्चों कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 एलिमेंट तक ही ये एप्लीकेबल है। 20 के बाद में गाड़ी पटरी से उतर जाती है, मतलब गड़बड़ हो जाती है लॉ में, ठीक है। तो 20 तक तो अच्छा वाला मामला चलता है कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच हो रही है, लेकिन 20 के बाद में क्या हो गया, आफ्टर कैल्शियम द गैप आफ्टर विच एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज रिपीटेड इटसेल्फ वाज इवन मोर। तो इसके बाद क्या हुआ, जो उसने बताया था ना कि हर 8वां रिपीट होगा, सेम प्रॉपर्टी वाला 8वां एलिमेंट रिपीट होगा, तो 8 से गैप बढ़ के ज्यादा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो मतलब ये 8 फिक्स नहीं था जो उसने बताया कि बस 8वां ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच होंगी फर्स्ट से, ऐसा नहीं है, लगातार। कैल्शियम तक ठीक था, कैल्शियम के बाद में ये जो था ना कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होंगी, 8 से बढ़ के संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। सो आफ्टर कैल्शियम द गैप आफ्टर विच, वो गैप जिसके बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए, वो गैप बढ़ गया। समझ में आ गया? तो कैल्शियम तक ही इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, वाइल क्लासिफाइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते वक्त कोशिश की गई कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप, तो ग्रुप को उसने नोट का नाम दिया, सारे गामा पाधा नी, ठीक है। ग्रुप को उसने क्या नाम दिया, नोट, स्वर का नाम दिया, ठीक। वाइल क्लासिफाइंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक ही जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखने के चक्कर में कुछ घटना, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आ गए जहां पे अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स इकट्ठे रखे गए। समझ में आ गया? सो देयर वर इंस्टेंसेस, ऐसे स्थान भी आए वेयर डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में भिन्न भिन्न एलिमेंट्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखेगा। तो ये तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन का एसेंस ही नहीं है। समझ में आ गया? सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाले आने चाहिए। एग्जांपल ले लेते कोबाल्ट निकल। अब देखो ये कोबाल्ट और निकल है बच्चों, ये मेटल है, मैग्नेटिक मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स है, कोबाल्ट निकल। तो अब ये कोबाल्ट निकल जो होते हैं ये मेल खाते हैं आयरन के साथ में, तो कहा ये होना तो चाहिए था आयरन के ग्रुप में, बट कोबाल्ट और निकल और आयरन में देखो कितना दूरी है, ठीक। और इस कोबाल्ट निकल को जो कि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इनको रखा है नॉन मेटल की लिस्ट में। देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब नॉन मेटल्स हैं। तो कहां इन मेटल्स को घुसा दिया नॉन मेटल के बीच में? समझ में आ गया? तो यहां पे गड़बड़ हो गया मामला, डिसिमिलरिटी है। तो इस समूह में ये डिसिमिलर, और यहां पे आयरन देखो ये भी नॉन मेटल्स के बीच में, तो सब गड़बड़ है। और आयरन जो कि कोबाल्ट और निकल से मैच होता है उनको सेपरेट कर दिया। तो मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले तो अलग हो गए और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले इकट्ठे आ गए। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, व्हाइल क्लासिफाइंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप देयर वर इंस्टेंसेस, ऐसे कई केसेस आए वेयर डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में, इसको ग्रुप बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। तो एक ही ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आ गए, ठीक है कि नहीं? क्या एग्जांपल है कोबाल्ट निकल विच आर मेटल्स, कोबाल्ट और निकल मेटल हैं, they were placed in the first group along with non metals, ये मेटल होते हुए भी नॉन मेटल के बीच में रख दिए गए। सिमिलरली आयरन, ये आयरन है, अब ये मेल खाता है कोबाल्ट निकल से, तो होना तो चाहिए कोबाल्ट और निकल के पास में, इसको रखा गया है बहुत दूर। बच्चों ये Ni है, Nl नहीं है, ये Ni है, स्मॉल आई है, ये बिंदी और ये चिपक गए हैं, ठीक है कि नहीं? क्या तो कोबाल्ट एंड निकल, Ni स्मॉल लेटर है, ये आई, एल नहीं लिखा, ठीक है। कोबाल्ट और निकल तो फर्स्ट ग्रुप में है, और आयरन जो कि मेल खाता है, रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल से, इट वाज प्लेस्ड अवे फ्रॉम देम इन ग्रुप नंबर 7, उसको इन कोबाल्ट निकल से दूर ग्रुप नंबर 7 में रख दिया गया, इनको इनके साथ होना चाहिए था। तो ये गड़बड़ हमारी है, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद बच्चों न्यूलैंड ने एक और गलती की। उस समय न्यूलैंड के समय में 56 एलिमेंट्स थे, तो इसने कुछ एलिमेंट्स को जचा दिया और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि प्रकृति में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं, 56 ही रहेंगे, और 56 एलिमेंट्स को के बाद और कोई एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। समझ में आ गया? लेकिन कुछ ही साल बाद, 2-4 साल बाद ही क्या है, और नए एलिमेंट्स की खोज हो गई, और उन एलिमेंट्स को इसके इस ऑक्टेव्स वाली टेबल में जचाया ही नहीं जा सका इस रूल के अनुसार, तो उनको उसमें स्थान ही नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये उसका मेजर ड्रॉबैक है। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, उसने अज्यूम किया, न्यूलैंड अज्यूम्ड दैट, क्या अज्यूम किया, देयर वर ओनली 56 एलिमेंट्स इन नेचर, उस समय 56 ही एलिमेंट मौजूद थे, तो उसने कहा कि इतने ही एलिमेंट्स हैं प्रकृति में, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई और एलिमेंट्स की खोज नहीं होगी। बट लेटर, लेकिन बाद में क्या हुआ, सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स की खोज हुई, विच कुड नॉट फिट इनटू द सिस्टम ऑफ ऑक्टेव्स, और ऑक्टेव्स की जो टेबल है ग्रुप्स की, इसमें उनको स्थान नहीं मिल पाया। समझ में आ गया? तो ये उसका एक और मेजर ड्रॉबैक है। और उसके बाद कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि
एलिमेंट जो है वो निकल है, जैसे मान लो निकल क्या है, अगले ग्रुप में जा नहीं रहा था तो जबरदस्ती उसको पिछले वाले ग्रुप में ही एक ही पोजीशन पे दो दो एलिमेंट्स रख दिए गए। समझ में आ गया? तो अ सिंगल प्लेस वाज गिवन टू टू एलिमेंट्स वर अकोमोडेटेड इन द सेम प्लेस। तो ये भी गड़बड़ है थोड़ा सा, एक एलिमेंट को एक ही स्थान मिलना चाहिए। भाई हम एक कुर्सी पे दो लोगों को कैसे बैठा सकते हैं? समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन के दौरान एक एलिमेंट को क्या मिलना चाहिए? एक ही स्थान मिलना चाहिए। तो ऐसा वो नहीं कर पाया। कुछ कुछ स्थान है, एक तो ये कोबाल्ट निकल का और एक सीरियम एंड लेंथेनम। ये लेंथेनम 57 है और सीरियम 58 है। तो इनको भी क्या इकट्ठा उसको रखना पड़ा प्रॉपर्टीज को अकोमोडेट करने के चक्कर में। ठीक है, तो टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के चक्कर में he had to adjust two elements at the same slot at some places। कुछ स्थानों पर एक ही स्थान पे एक ही स्लॉट पे दो दो एलिमेंट्स को उसको रखना पड़ा। फॉर एग्जांपल पहला जो ग्रुप है, सा वाला जो नोट है उसके नीचे, उसमें कोबाल्ट निकल इकट्ठे रखे गए हैं और चौथे ग्रुप में सीरियम एंड लेंथेनम इकट्ठे रखे गए हैं। तो कोबाल्ट एंड निकल प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट इन ग्रुप 1। सिमिलरली सीरियम एंड लेंथेनम वर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टुगेदर इन ग्रुप नंबर 4। समझ में आ गया? तो कोबाल्ट 27 नंबर एटॉमिक नंबर, ये 28 है। इसी प्रकार से ये लेंथेनम 57 है, ये 58 है। समझ में आ गया? तो इनको इकट्ठा रखा गया। तो बच्चों ये थे न्यूलैंड के लॉ के लिमिटेशन। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया? न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है उसको समझाइए। टेबल कोई पूछेगा नहीं, टेबल रटना नहीं है, मैंने समझाने पर्पस के लिए दिए। ठीक है, समझने के लिए दिए खाली। ठीक है कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिमिटेशंस पूछे जाते हैं बच्चों। समझ में आ गया? तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे इसके आगे फिर एक और पर्सन ने, रशियन साइंटिस्ट है मेंडलीव। तो मेंडलीव ने क्या किया? अपना एक और क्लासिफिकेशन दिया, वो थोड़ा ब्रॉड लेवल का है और उनकी जो टेबल है काफी बड़ी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेंडलीव का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या था और उनमें भी कुछ कमियां हैं, तो क्या कमियां थी उसके बाद हम देखेंगे। लास्ट जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं मोजलेज क्लासिफिकेशन। तो हेनरी मोजले जो चौथा पर्सन है, उसने क्या है एलिमेंट्स को एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया, उसमें जचाया। तो उसमें 18 ग्रुप्स हैं अलग अलग, तो उसके बारे में डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो दो और लोगों का कंट्रीब्यूशन रह गया, एक है मेंडलीव और दूसरा है हमारा क्या, डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, पूरा नाम ये है उसका। ठीक है, रशियन केमिस्ट है। और जो हमारा लास्ट है वो है हेनरी मोजले। तो उसका कोई ऑलमोस्ट ड्रॉबैक्स नहीं है, अच्छी है। तो आजकल हम उसी को फॉलो करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है। ठीक है, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में, तो अलग अलग मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा और फिर इसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, एलिमेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप में और पीरियड में, कैसे वेरी करती हैं, क्या उनका मतलब है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को समझ करके नोटबुक में नोट कर लेंगे।